जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस सारगर्भित वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रचना के आधार पे रचना के आधार पे बता दिया था कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। और आपको याद है ना कितने भेद होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्रिया के संदर्भ में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिया के संदर्भ में पढ़ने के साथ साथ हम ये समझेंगे कि क्रिया को कैसे पढ़ाएं। मतलब ये है डेमो क्लास। और हम तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में या फिर नवोदय विद्यालय संगठन में या फिर किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, कैसे हम शिक्षक बने। तो रिटेन एग्जाम के बाद हमें इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, डेमो क्लास से गुजरना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हो क्रिया को लेकर कि क्रिया को हम कैसे पढ़ाएं, तो क्रिया को पढ़ाने के जो तजुर्बा होता है उसको हम आज समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर मैं पीजीटी हूं। क्या हूं? मैं पीजीटी कैंडिडेट हूं। ओके। और जब मैं पीजीटी कैंडिडेट हूं तो मेरे सिलेबस में व्याकरण नहीं है, तो क्या हम व्याकरण पे इंटरव्यू दे सकते हैं? देखिए, एक बात क्लियर आप कर दीजिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की या फिर पीआरटी की, ठीक है, या फिर पीआरटी की, ओके, चाहे कोई भी पोस्ट हो, ओके, आपके पास व्याकरण का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। यही कारण है कि जब मैं डेमो क्लास करवाना शुरू किया तो मैंने शुरुआत ही किया है व्याकरण से, जो सबके लिए होगा। यहां तक कि अगर आप दूसरे भी विषय के हो, संस्कृत से हो या फिर अन्य विषय से भी हो, तब भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर विद्यार्थी को, हर कैंडिडेट को व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो अगर आप पीजीटी के हो, आप ये बताओ, मैंने इससे पहले भी एक वाक्य का प्रयोग किया था कि क्या पीजीटी हो तो आप 9 जानोगे, 6 नहीं जानोगे? बिल्कुल जानना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आपको काव्य शास्त्र भी जानना पड़ेगा। ओके। आपको भरत मुनि के बारे में जानना पड़ेगा। भरत मुनि किस शताब्दी के आचार्य थे? दूसरी शताब्दी के। उनकी ग्रंथ का क्या नाम है? तो नाट्य शास्त्रम। कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, इसका उल्लेख किस अध्याय में है? क्या आपको पता है? अगर आप पीजीटी कैंडिडेट हो तो आपको ये सब आना चाहिए। टीजीटी कैंडिडेट हो मतलब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको ये सब आना चाहिए, तो आप जान जाइए। चलिए, मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, इसका उल्लेख किस अध्याय में है? अध्याय 4, 5, 6, 7 कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। आपको 6ठी शताब्दी के जो हमारे अलंकारवादी आचार्य भामह हैं, जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। 7वीं शताब्दी के आचार्य दंडी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? दंडी के बारे में। आपको 8वीं शताब्दी के जो उद्भट हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। 9वीं शताब्दी के जो रुद्रट हैं उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। 9वीं शताब्दी में भी ध्वन्यवादी आचार्य, मतलब ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, आचार्य आनंदवर्धन। कौन? आचार्य आनंदवर्धन। इनका संबंध किससे है? 9वीं शताब्दी से। इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अगर जानोगे ना तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके। इसके साथ साथ आपको मम्मट के बारे में जानना पड़ेगा। औचित्यवाद के प्रवर्तक क्षेमेंद्र को जानना पड़ेगा। रूप गोस्वामी के बारे में जानना पड़ेगा। जयदेव के बारे में जानना पड़ेगा। जयदेव का संबंध किस शताब्दी से है? अमीर खुसरो के बारे में आपको जानना पड़ेगा, अगर आप पीजीटी के कैंडिडेट हो तो। मैं इसलिए इतना सब बता रहा हूं ना कि आने वाली वीडियो में, चूंकि ये वीडियो पब्लिक नहीं है, ठीक ना, जो कल क्रिया का पार्ट 1 रहा वो तो पब्लिक रहा, लेकिन आज जो पार्ट 2 है यह वीडियो पब्लिक नहीं है। ओके। ये सिर्फ उनके लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स डेमो क्लास में। और बहुत सारगर्भित वीडियो होने वाली है, इसको आराम से सुनना, आपको बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। आप हमें बताइए, क्रिया को हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है, आपको जानना पड़ेगा। ये बताइए, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किस आचार्य ने कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते सद्य प्रणिवृत्ते कांता संमित त्रिपदेश युजे? किसने कहा है? आपको ये भी आना चाहिए। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्रिया पढ़ाने जा रहा हूं। छोटा छोटा टॉपिक है, उसको निपटा के हम लोग काव्य शास्त्र पर भी आएंगे।
ओके। आपको साहित्य दर्पण किसने लिखा है पता है आपको? ये आपको जानना पड़ेगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, किसका वाक्य है, किसकी परिभाषा है? ओके। रस के बारे में, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में आपके पास विशद नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। अभी हमारे वहाँ कुशीनगर से ही एक कैंडिडेट का फोन आया था, संस्कृत के कैंडिडेट थी। उन्होंने हमसे कहा कि क्या मैं संस्कृत बोलना उसमें अनिवार्य होगा इंटरव्यू में? देखिए, अगर आप भाषा के विद्यार्थी हो, कैंडिडेट हो, तो क्या आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप संस्कृत में बोल सको? कोई पहाड़ तोड़ना है क्या? अगर आप संस्कृत में बोल रहे हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः, ऐसे कोटेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक ना? अगर ऐसे आप इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे तो आपको सोचो कितना वजन बढ़ जाएगा, 1 क्विंटल से 2 क्विंटल के हो जाओगे। समझ गए कि नहीं? मैं इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे बोलोगे इंटरव्यूअर के सामने, तो अब आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे आपको वजन बढ़ाना है, कोटेशन आपको याद करके जाना है, ठीक है? तो अगर आप पीजीटी के कैंडिडेट हो तो घबराना मत, क्रिया भी पढ़ लो, और आने वाले समय में हम वो भी वीडियो देंगे जिससे आपकी प्यास बुझने वाली है, समझे? तो आइए हम क्रिया को समझते हैं। क्या समझते हैं? क्रिया को। और देखिए, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था? कि रचना के आधार पर क्रिया का भेद। क्या? रचना के आधार पे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मैंने बताया था ना, तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपको खट से याद आना चाहिए। अगर भूल रहे हो तो जाकर वो वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, क्रिया भाग 1 रचना के आधार पे, ठीक? आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पे, ठीक ना? कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2। कितने भेद होते हैं? 2। क्या आपको पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। अगर पता है कौन कौन से भेद तो कमेंट बॉक्स में बता दो, बाकी मैं आगे बताने जा रहा हूं। ओके। 2 भेद कौन कौन से होते हैं कर्म के आधार पे? आपको कर्म पता है ना किसे कहते हैं? कर्म, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, और बहुत कुछ होता है। तो जिस वाक्य में कर्म है वह सकर्मक है। देखिए, इसके 2 भेद हैं। कर्म के आधार पे वाक्य के 2 भेद होते हैं। हम देखेंगे कर्म के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताइए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है। जो मैंने डेमो क्लास की पहली और दूसरी वीडियो प्रदान की थी उसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये जरूर बताना। कर्म के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है? ये होता है, ठीक है? सकर्मक वाक्य कौन सा होता है बताइए? सकर्मक वाक्य कौन सा होता है? तो जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि मैं 2 वाक्य लिख के आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि राम आम खाता है, ठीक ना? राम आम खाता है, और एक वाक्य और मैं लिखूंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। राम हंसता है। क्या? राम हंसता है, ठीक ना? 2 वाक्य है, दोनों में आपको अंतर दिख रहा है कि नहीं? पहली बात देखिए, जैसे कि इसमें क्या है? राम, कर्ता ने कर्म को खाया, राम ने आम को खाया, समझे ना? अब देखो, आप ध्यान से देखना कि अगर मान लीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया कि 2 वाक्य हैं, आप कैसे निष्कर्ष निकालोगे किसमें कौन सकर्मक वाक्य है, कौन अकर्मक है, किसमें सकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन करना है। क्या? 2 क्वेश्चन होते हैं। सकर्मक वाक्य वह है जहां पर क्या, इस सवाल का जवाब मिल जाए, या फिर किसे, ठीक है? क्या या किसे, इस सवाल का जवाब अगर वाक्य में मिल जाएगा तो वह वाक्य हो जाएगा सकर्मक। अगर वाक्य के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो वह वाक्य होगा अकर्मक। जैसे मान लीजिए राम क्या खाता है, तो राम
आम खाता है। जवाब मिल गया ना, तो यह वाक्य क्या हो गया? सकर्मक। क्या हो गया? सकर्मक। क्लियर? राम क्या हंसता है? इससे कोई सवाल बन रहा है? अटपटा लग रहा है ना? यानी यहां उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह क्या है? अकर्मक है। समझ गए ना? दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो राम ने, कर्ता ने कर्म को, राम ने किसको खाया? आम को खाया। तो कर्म है ना इस वाक्य में, ये क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। आम क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म का प्रयोग है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया? सकर्मक हो गया। समझ गए ना? इस तरह से जब इसको आप समझ जाओगे ध्यान से, 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देख लेना है। बहुत से कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता है कि सर सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। तो जो कारक होता है ना, उसको आप याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से जितना भी होता है सारा बहुत ध्यान से आप याद कर लेना, लिख कर, पढ़ कर, जैसे मन करे वैसे याद कर लेना। ठीक है ना? तो यह आपके सामने एक बहुत वीडियो छोटी सी है लेकिन सारगर्भित है। आप इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 जो क्रिया करके जो पार्ट 1 वीडियो है उसको देख लीजिएगा, और पार्ट 2 इसको दोनों को एक साथ देख लीजिएगा। और उसके बाद से अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो दोनों वीडियो को देख कर जाइएगा। क्रिया से चाहे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको करके आओगे। ओके, बात क्लियर हुई ना? अब देखिए, एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कल, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ध्यान से सुन लेना, एक बार रिवीजन कर लो। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिसमें सिंपल से छोटा सा वाक्य होता है, जिसमें कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे राम गया, सोहन खाया, सोहन आया। ये क्या है? सामान्य क्रिया, जिसमें आया, गया, बस एक है क्रिया। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? संयुक्त क्रिया में वो होता है कि एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे राम चला गया, राम गया, यह सामान्य क्रिया है। लेकिन राम चला गया, चला गया, चला चलना, जाना, दोनों 2 क्रिया है ना, इसलिए संयुक्त क्रिया है। ठीक ना? नाम धातु क्रिया, इसके बारे में मैंने कल वाली वीडियो में बता दी थी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात, बात क्या है? संज्ञा। तो बात से बतियाना, बतियाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया है। सर्वनाम, सर्वनाम में मैंने बताया था कि अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है। लेकिन अपना से अपनाना एक क्रिया है। ठीक है? उसके बाद से विशेषण, विशेषण, अच्छा एक कमेंट बॉक्स में आया था कि सर विशेषण पे एक डेमो क्लास बना दीजिए। बिल्कुल बनाया जाएगा। विशेषण, रस, छंद, अलंकार, इस पे आप लोग का डिमांड है, बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है? उसके बाद से विशेषण, विशेषण से संबंधित भी क्रियाएं बनती हैं। जैसे विशेषण क्या है? गर्म, गर्म क्या है? एक विशेषण है। आज का मौसम गर्म है, तो गर्म से गर्माना क्रिया बन गई ना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बताया था, उदाहरण देखना, पढ़ना, पढ़ाना, फिर आपसे पढ़वाना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़ना क्रिया हो गई, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है? इसके साथ साथ अब एक चीज और है, देखो, जैसे आप पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो अभी हमको लिखना नहीं है ना, तो इसको आराम से निकाल के इंटरव्यूअर के सामने इसको हाथ में लेकर मत नचाना। जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, इसको आराम से रख दीजिएगा। ठीक है? अब आराम से आप बता सकते हो। ठीक है? अभी मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसका आपका कमेंट अब मेरे पास आया था। प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व माने पहले का, कालिक माने काल, समय का। जैसे मान लो कि एक बार में एक वाक्य में 2 काम हो रहा है, तो जो जिस वाक्य से एक काम जो पहले हुआ है उसका बोध हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर पढ़ाऊंगा, तो इसमें पहले काम कौन होता है? पढ़कर, फिर पढ़ाऊंगा। बात क्लियर हो रही है ना? पढ़कर पढ़ाऊंगा, तो जो पढ़कर है यह पूर्वकालिक है। मैं भोजन करके सोऊंगा, काम क्या होगा? सोने का, लेकिन उसके पहले भोजन करके, तो भोजन करना क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ये संरचना के आधार पर 5 भेद हुए। फिर कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात है, जिस क्रिया में कर्म है वो सकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। सिंपल सी बात है, समझ गए ना?
अगर आप मान लीजिए कि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, तो बहुत जल्दी आपको आपका मतलब कि इंटरव्यू कैसे होता है विज्ञान को लेकर, गणित को लेकर, अन्य विषयों को लेकर, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप संस्कृत के कैंडिडेट हैं तो संस्कृत पे भी आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं भी एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ संस्कृत का, थोड़ा थोड़ा, चूँकि मैंने जब बीए किया था तो बीए में मेरा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत रहा, समझ गए, तीनों लिटरेचर रहा, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज मैं रखता हूँ, हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी और संस्कृत का भी, समझे। तो इस तरह से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक कमेंट आया था, जो आपका कमेंट आता है ना, देखिए बहुत से कैंडिडेट का जो ऑफिशियल मेरा नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन आप लोग कर रहे हो, जैसे 63 93 74 44 74, ये नंबर आपके पास है, ठीक है। इस पर आप फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर से बात किया जाए, तो मान लीजिए दिन भर में अगर मान लीजिए कि 100 लोग 150 लोगों का फ़ोन अगर आ गया, तो सबसे मैं बात करूँगा तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि मुख्य सेवा क्या है, आपकी सहायता करना वीडियो बना के या जैसे भी, तो आपसे बात तो नहीं मैं कर पाऊँगा सबसे, ठीक है। लेकिन इसलिए आपकी सहायता के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अपनी समस्या को कमेंट करके बता दीजिए, तो उसको जब भी मैं डेमो क्लास बनाऊंगा तो उसमें आपकी समस्या को जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, उस पर मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक ही बात को लेकर लगभग सबका फोन आ रहा है, एक ही बात को, सर कटाफ कितना जाएगा, हम डेमो क्लास में किताब लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, ये होगा वही सवाल सबसे फोन पे बताने से बढ़िया आपका सवाल जो रहेगा उसको मैं वीडियो जवाब दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि मेरे डेमो क्लास कोर्स, चूँकि सारी वीडियो पब्लिक तो होती नहीं है, इससे जुड़ना है तो आप सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं 151 का, और इससे क्या होगा कि आप इसी माध्यम से आप जुड़े भी रहेंगे और आप नियमित वीडियो देखेंगे, इससे आपको सफलता भी मिलेगी, आप भी खुश, आपका भी प्रोग्रेस होगा, हम भी खुश रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। भाव को समझ रहे हो ना। तो आप जुड़ जाइए हमसे, और तब तक हम जुड़े रहेंगे जब तक आपका कल्याण ना हो। और हाँ, एक सागर्भित बात है, बहुत से कैंडिडेट का मैसेज मेरे पास आया था कि सर क्या मैं कोई कविता अगर मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो उस कविता को देख कर पढ़ाऊंगी या फिर कंठस्थ करके। आप हमें ये बताओ कि जैसे कि मान लो कि एक कविता आप पढ़ाने जा रहे हो, कोई भी कविता, ध्वनि कविता मान लो पढ़ाने जा रहे हो, चाहे कोई दोहा पढ़ाने जा रहे हो, मान लो कि 5 मिनट तो पढ़ाना होता है, तो क्या उस कविता को याद नहीं कर सकते हो? याद करके जाओ ना। हाँ, किताब लेते जाओ, किनारे रखे रहना, लेकिन ऐसा करो कि जिसपे आपको मतलब कि जिसपे आपकी नौकरी डिपेंड है। देखो ये सारे क्रिया तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्रिया के साथ साथ बहुत सी अन्य क्रियाएं भी मैं कर रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप किताब देख देख के कि हाँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। शिव मंगल सिंह जी की जो कविता है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, टीजीटी वालों सुनना ध्यान से, इस कविता को पढ़ा देना, और इस पे मैं डेमो क्लास की एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। गा के तुम मतलब झुमा देना, इंटरव्यूअर भी सोचे कि यार कहाँ से पढ़ के आया, कितना शानदार तरीके से वो झूम उठे, ठीक है। कविता पढ़ाना तो उस पर पढ़ाना, ठीक है। तो कविता पढ़ाने का अलग तरीका है, और देखो उस कविता को, मेरे कहने का मतलब उस कविता को याद करके जाना, रोज सुबह शाम उसी को गाओ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, वही गाओ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अगर उसको पढ़ाना है तो उसी को गाओ, पीजीटी वालों, समझे ना। कविता भी कैसे पढ़ाते हैं मैं आपको बता दूंगा, खुले दिल से बता दूंगा, ठीक ना, मैं खुल के बताता हूँ आपको, आपके साथ में हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा, और हम क्रिया के बाद क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह भी आपको जानना होगा, जैसे मान लीजिए सिंपल सा आपसे पूछ दिया कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, लाघव किसे कहते हैं, आपको पता है लाघव किसे कहते हैं? एक वीडियो में बनाऊंगा विराम चिन्ह को लेकर, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, ठीक है। अगर आपको पता जरूर बताना, मैं जान जाऊंगा हिंदी साहित्य के सच में विद्यार्थी हो, ठीक है।
फिर मिलते हैं साथियों एक सालगर्भित वीडियो के साथ। आपका हमारा साथ ऐसे बना रहे और आप सिलेक्ट होइए और हम लोग एक साथ बैठ के मिठाई खाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं एक सालगर्भित वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए धकाधक। जय हिंद।